चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको पहले ही बताया गया। 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 4 से और बाकी क्वेश्चन पहले ही बताए गए हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है HCF 306 और 657 ये दे रखा है बराबर 9 दिया है। अब दिया है, आगे पूछ क्या है, एलसीएम याद करना है 306 657 ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसमें एचसीएफ जो है, एचसीएफ यानी 306 और 657 को 9 दिया है। एलसीएम 306 657 का ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला है, आप पीछे पढ़े हैं क्वेश्चन में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। फार्मूले से करोगे तो जल्दी आएगा, बाकी 300 फैक्टर करना, गुणनखंड विधि से जाओगे, 9 दिया है इसका करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाए। इसलिए हमें फार्मूले करना है। फार्मूला याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। अब दो संख्या कौन कौन सी भैया, दो संख्या आपका 306 गुणे 657 बराबर HCF दे रखा है, इसका 9 है, गुणे LCM ये निकालना है। चलिए ये 9 गुणा किया है, मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा डिवाइड करेगा यानी भाग करेगा, 0.6 गुणे 657 ये गुणा ही इधर आएगा, भाग किया, बराबर बचेगा LCM। अब इसको 9 से काट दीजिए, 9 से अगर ये कटेगा 9 3 27, इसके बाद 3 बजे 9 चौक 36 गुणे 657 बराबर LCM बचेगा। ध्यान दीजिए, अब इसको सीधा देख सकते हैं हम, LCM बराबर 34 और 657 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2233 संख्या बड़ी है थोड़ा सा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 22338 आएगा, ये आपका एलसीएम ज्ञात होगा। हम कह सकते हैं, नीचे लिखना है आपको, जब भी लिखना आता है एलसीएम बराबर 22,338 यानी कि 22338 ये एलसीएम प्राप्त होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमने देखा था बोर्ड परीक्षा में, एक दो बार पूछा गया है। देखिए इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या
के बारे में आपको बताया गया है, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या हम कहें तो ये प्राकृतिक संख्या जो है ये हमारा 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 ऐसे डट डट अनंत तक चली जाती है। इन संख्याओं की बात हो रही है प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में बात हो रही है तो क्या कह रहा है, संख्या 6 पावर n यानी कि अंक 0 पर, यानी कहने का होता है ये n का मतलब प्राकृतिक संख्या, यहाँ n की वैल्यू 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, ऐसे अनंत तक रखने पर क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या पर, हाँ किस पे 0 पर समाप्त हो सकती है? अगर यहाँ 1 रखा जाए 6 पावर 1 बनेगा तो यानी कि 6 आएगा। अब 0 पर समाप्त तो नहीं हुई। हाँ संख्या ध्यान दीजिए 0 पर समाप्त क्या हो, कौन सी संख्या होती है? जैसे मान लीजिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी संख्या लिखी। अब इसमें तो 0 पर कोई समाप्त नहीं हुई है, लास्ट में 0 पर समाप्त हुई है, हाँ 10 समाप्त हुआ है। इसके बाद 20 0 पर समाप्त हो जाएगा, 30 समाप्त हो जाएगा, 40 होगा, 50 होगा, इस प्रकार की संख्याएं 0 पर समाप्त होगी। हाँ इन प्रकार की जब संख्याएं 0 पर समाप्त होगी तो लिखोगे कैसे इनको? अनंत तक तो संख्याएं हैं, अब अनंत तक हम वैल्यू रख नहीं सकते। हाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ एक कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिए 10 का अगर देखते हैं, 10 का अगर गुणनखंड करते हैं 2 × 5 आता है, ये आएगा। और 20 का जब गुणनखंड करोगे आपका 2 × 2 × 5 आएगा, 2 दूनी 4, 4 × 5 20। ये ऐसे 30 का करोगे 2 × 30 का करेंगे तो यानी कि 15 आ जाएगा, 3 × 5 15, 5 × 5 यानी कि 3 × 5 ये आना चाहिए। ध्यान दीजिए हाँ अगर कोई संख्या है उसका गुणनखंड करते हो, जैसे 10 का 2 × 5 आया, 20 का 2 × 2 × 5 आएगा, 30 का 2 × 3 × 5 आएगा। अब इसमें एक चीज देखा गया 2 और 5 इसमें भी आ रहा है, 2 और 5 इसमें आ रहा है, चाहे जितनी बार आए 2 और 5 इसमें भी आ रहा है, लेकिन अलग से एक संख्या भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। कहने मतलब जिस संख्या में गुणनखंड किए जाए, किसी संख्या का अगर आप गुणनखंड करोगे अगर उसमें 2 और 5 आएगा, 2 और 5, हाँ और भी संख्याएं आ सकती हैं लेकिन उनसे मतलब नहीं है, 2 और 5 अवश्य आने चाहिए। ऐसी संख्या 0 पर समाप्त होगी जिनके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इस बात को लिखना कैसे है, अब जो संख्या दिया गया है उसका हम गुणनखंड करेंगे, ये देखेंगे उसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। देखिए अब 6 का गुणनखंड 6 पावर n है, अब 6 का गुणनखंड अगर करोगे तो ये 2 × 3 आएगा, अब 2 × 3 का पावर n है। अब बताइए इसमें 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया है, हाँ अलग से संख्या आ सकती, 3 आ जाएगा, अगर कहीं 5 आ गया होता तो वैल्यू रखने पर चाहे जिसकी वैल्यू n की वैल्यू मान चाहे 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, हल करोगे प्राप्त संख्या होगी। जैसे मान लीजिए आपने अगर यही 10 पावर n होता तो इसका गुणनखंड करते 2 × 5 आता और n की वैल्यू यहाँ, और n बराबर अगर हम 1 रख दें, अगर इसकी n की वैल्यू 1 रख दें तो तब भी अगर 2 रख दे तब देखिए 5 दूनी 10, 10 का वर्ग बन जाएगा। अब 10 का वर्ग जानते हो 100 होता है, ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। कहने मतलब जिस संख्या में 2 और 5 आएगा वो संख्या 0 पर जरूर समाप्त होगी। अब चलिए इस बात को कैसे लिखें, लिखिए जिन संख्याओं के अभाज्य गुणन खंडों में अनिवार्य रूप से 2 व 5 आता है,
तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, लेकिन 6 पावर n में 6 पावर n के अभाज्य गुणन खंडों में 2 गुणे 3 पावर n आता है। इसलिए आता है तथा, और कह सकते हैं और 5 गुणनखंड में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः संख्या 6 पावर n 0 पर किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ये था कहने मतलब जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में अनिवार्य रूप से 2 व 5 आता है, हाँ 2 व 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और अलग से संख्या आ जाएंगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 3 आता है, पावर n तो है 2 गुणे 3 आता है, और हम ये कह सकते हैं 5 जो है 5 गुणनखंडों में उपस्थित नहीं है, मतलब 5 नहीं आया उसके गुणनखंड में, 2 और 3 आया है, 2 तो आया है 3 आया, लेकिन 5 भी नहीं। अगर 5 आता तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। अतः हम कह सकते हैं 6 पावर जो n है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। आप चाहे तो n की वैल्यू कुछ भी रख के यहाँ देख लीजिए और सॉल्व करोगे, 0 पर कभी नहीं समाप्त होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है ये बताना है। ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है भी है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसको व्याख्या करते हैं। इसमें 2 सवाल है। देखिए पहले देखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अब व्याख्या किए जाए तो व्याख्या करने का मतलब यहाँ से लेकर एक पद है, ये पद को प्लस माइनस अलग करता है, ये गुणांक नहीं। अगर बीच में किसी के प्लस और माइनस लगे तो पद को अलग हो जाएगा। ये एक पद है, यहाँ एक पद है, 2 पद है। अब 2 पद में कॉमन होगा। अब
कॉमन कैसे लिया जाता है, पिछली कक्षाओं में आपने सीखा होगा, 9th में, 8th में, 7th में आप सीखे होंगे कॉमन कैसे लिया जाता है। ये इसमें 13 कॉमन हो जाएगा, 13 कॉमन हो गए, भाग देंगे 13 से 13 कैंसिल, यानी कि 7 गुणे 11 बचेगा, प्लस 13 से भाग देंगे 1 आएगा। अब यहाँ कह सकते हैं 13, इसके यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, गुणे है, और इसको 11 सत्ते 77 और धन 1 है, ये मान चलिए, ये 13 गुणे 77 एक 78 प्राप्त हुआ। इसको हम लिख सकते हैं या गुणे 1 भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 करके लिख सकते हैं। बाकी या तो 78 को तोड़ दो या गुणे 1 कर दो, बात वही है, क्योंकि 13 टूटेगा नहीं, 78 को तोड़ सकते हैं और यहाँ या तो गुणे 1 करके लिख दो। आपको बताया गया भाज्य संख्या के विषय में बात, भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, क्यों, क्योंकि ये देखिए भाज्य संख्या आया है, हल करने के बाद का भाज्य संख्या, हाँ जाहिर सी बात है भाज्य संख्या, क्या है ये भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या उसे कहते हैं अगर किसी संख्या का हम गुणनखंड करें, यानी उसका गुणनखंड किया जाए 2 से, अब फैक्टर करें तो 2 से अधिक फैक्टर इसमें आते हैं। अब देखिए 1 2 3 फैक्टर आए, 2 से अधिक आया है, 2 से अधिक आया तो ये संख्या हम कह सकते हैं भाज्य। क्यों है, ये लिख दो, ये भाज्य संख्याएं हैं। अब क्यों है, क्यों पूछा गया था, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अब 2 से अधिक गुणनखंड जिनके होते हैं वो हम कह सकते हैं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। 2 से अधिक, 2 से अधिक आए, यानी 13 78 1 2 से 1 2 3 है, यहाँ 2 से अधिक है। इस प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 है ये। अभी एक पद यहाँ से यहाँ तक है अलग है, 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 1 मिनट, 5 तो कैंसिल हो गया, 5 नहीं लेना है, 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 1, ये कंडीशन आएगी। यहाँ से 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42, ये हुआ, 4 3 12, संख्या बड़ी हो जाएगा ऐसे तो, जीरो में किसी में बन रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7 6 42, 4 3 12, 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ तक 4 3 12, इसको 12 दूनी 24 की 4 से लगे 2, इसके बाद 12 चौक 48, 48 1 49, 400, इसके बाद बचा है 2, 2 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 494 आगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, 9 दूनी 18, 8 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 7 6 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 से लगा 2, 12 3 12 चौक 48, 48 2 50, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, 2 50, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया है 50 40 गुणे 2, 1 गुणे कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 5 आएगा, पूरा करिए, 4 दूनी 8, ये 0, 5 दूनी 10, ये प्लस 1 चल रहा है, ये 5 हो गया। इसके बाद ये यहाँ गुणा करके लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है आपका, 1008, इसके बाद जुड़ेगा 1 तो 1009 आएगा। हाँ उसके आगे आपको बताया गया चाहे इसको तोड़िए या तो गुणे करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ये तो कन्फर्म है भाज्य संख्याएं हैं।
ये प्रश्न में दिया है भाज्य संख्याएं, ये बोला है भाज्य संख्याएं, व्याख्या कीजिए भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब क्यों है ये भाज्य संख्याएं, तो पहले से है लेकिन क्यों है ये रीजन देना है। अब क्यों रीजन देना, रीजन यही देना है क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि फैक्टर, गुणनखंड हैं इसलिए भाज्य संख्या है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए भाज्य संख्या बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखने में थोड़ा समय जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए हमने पहले लिख दिया है। ध्यान दीजिए क्या करा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कहने का मतलब ये खेल का मैदान है ऐसे और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये रास्ता है, ये मान के चलिए ये रास्ता है ऐसे, ये वृत्ताकार पथ है, ये खेल का मैदान यहाँ हो गया, ये इसके चारों ओर एक पथ मतलब रास्ता है वृत्ताकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, अगर एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ये मान चलिए कहीं एक बिंदु मान लेते हैं, ये यहाँ पर सोनिया है, सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, उसको टोटल कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट एक चक्कर का, एक चक्कर की बात करें तो 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि भी यही है, ये रवि भी यही है और उसको कितना लगता है एक चक्कर लगाने में, वो लगता है 12 मिनट, उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर है, मतलब यहीं पर दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यहीं से चलते हैं दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा, मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएंगे। मान लीजिए एक चक्कर लगाए, सोनिया को कितना लगा 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाया तो उसे 12 मिनट लगे। ध्यान दीजिएगा ये सोनिया है ये रवि है, एक चक्कर सोनिया लगाती है 18 मिनट, एक चक्कर रवि लगाते है 12 मिनट। दूसरा चक्कर जब सोनिया लगाएगी उसको 18 तो पहले लगा, दूसरा चक्कर था 36 मिनट हो गया। अब रवि दूसरा चक्कर जब लगाया और 24 मिनट हो गया, और रवि जब तीसरा चक्कर लगाएगा यानी कि 12 12 36 मिनट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 36 देखिए, ये 36 ये 36, कहने का मतलब अगर सोनिया 2 चक्कर लगाते हैं तो 36 मिनट लगते हैं, रवि 3 चक्कर लगाते हैं 36 मिनट लगते हैं। अब बताइए दोनों 36 मिनट जो लग रहे हैं, ये 2 चक्कर लगाएगी 36 मिनट लगेंगे, ये रवि 3 चक्कर लगाए 36 मिनट लगेंगे, अर्थात एलसीएम 18 ये 12, इसका गुणनखंड किए तो 2 गुणे 3 आएगा, उसके बाद 12 का 2 गुणे 3 आएगा। चलिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम की बात करें तो इसमें जो कॉमन मिलेगा, ये कॉमन मिल रहा है इसको लिखना है, ये 3 कॉमन मिल रहा है इसको लिखना है। छूटेगा क्या आपका 3 छूट रहा है, उसके बाद यहाँ 2 छूट रहा है, इसका गुणा करना है, 3 दूनी 3 तरीक 3 दूनी 6 6 तरीक 18 18 दूना 36, कॉमन मिलना 36 मिनट बाद यहाँ कह सकते हैं अतः पुनः दोनों 36 मिनट बाद मिलते हैं, 36 मिनट बाद मिलते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।